हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो आज हम कराने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जापान। मॉडर्न जापान बस एक बार लिखा जाए, कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये सब्जेक्ट और कुछ भी ज़्यादा इसका कंटेंट। सो आप सभी को पता है एग्ज़ाम्स आपके भी आ रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं। आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा समझाऊँ भी, लेकिन कोशिश है समझाऊँ, लेकिन बाई चांस कुछ चीज़ मिस हो जाए तो प्लीज़ को खुद कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। सो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। टोकुगावा बोकोहान सिस्टम, द मेजी रिस्टोरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जापान। बेसिकली हम जापान का ही पढ़ रहे हैं ना। अच्छा जी, करते हैं। क्राइसिस ऑफ द टोकुगावा वोकुआन सिस्टम। पहले हम क्राइसिस से स्टार्ट करते हैं। क्राइसिस चल रहा है, कहीं दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, फसाद। तो ओवरव्यू में देखते हैं टोकुगावा वोकुआन सिस्टम का। द टोकुगावा वोकुआन सिस्टम वॉज अ पॉलिटिकल एंड फ्यूडल स्ट्रक्चर इन जापान फ्रॉम 1603 से 1868 तक। ड्यूरिंग दिस इज़ द ईडो पीरियड, राइट। ये टोकुगावा वोकुआन सिस्टम था, वो एक पॉलिटिकल फ्यूडल स्ट्रक्चर था जापान में। कब से कब तक? 1603 से 1868 तक। इट वॉज क्रिएटेड बाय टोकुगावा लेयासू। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो, प्लीज़ फॉरगिव मी। यहाँ से आप पढ़ लेना, जो स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि इन सब का प्रोनाउंसिएशन लेना मैं जापान का तो हूँ नहीं, ठीक है ना। तो कोशिश करूँगा प्रोनाउंसिएशन सही लेने की, लेकिन फिर नहीं हो पाता है तो आप कोऑपरेट करना थोड़ा और खुद से करना। द फर्स्ट शोगन आफ्टर ही वॉन द बैटल ऑफ शेकिगाहरा इन 1600। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ टर्म्स हैं जैसे कि शोगन, शोगनेट एंड डायम्योज, वो सब आई थिंक आगे लिखे तो हुए हैं, चलो आगे बताएंगे जो होगा, ठीक है। सो दिस सिस्टम कॉम्बाइन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मिलिट्री गवर्नमेंट, जिसको कि हम वाकुफू बोलते हैं, वाकुफू, लेड बाय शोगन विथ लोकल फ्यूडल डोमेन्स, जो कि जिनको कि हान्स बोलते हैं। लोकल फ्यूडल डोमेन्स को क्या बोलते हैं? हान, ठीक है। लोकल फ्यूडल डोमेन्स को क्या बोलते हैं? हान। अच्छा, याद हो गया। रूल बाय डेम्यूज, डेम्यूज को क्या बोलते हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स। डेम्यूज कौन होते हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। हियर क्लोजर लुक एट हाउ इट वॉज सेट अप एंड how it worked and the social classes evolved. Establishment and the administration of the Tokugawa Wokuan system. After his victory in 1600, the Tokugawa Ieyasu became the shogun. बेसिकली शोगन्स हुआ करते हैं, शोगुन या फिर शोगुन, ऐसा ना शोगुन में बंगाली में शगुन बोल रहा हूँ, शोगुन। ये शोगुन हुआ करते थे, वो बेसिकली रूलर हुआ करते थे जापान के, ठीक है। इतना समझ गया। अब जो टर्म्स आएंगे वो समझाते जाएंगे और समझते जाएंगे। मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द टोकुगावा शोगनेट, द वोकुआन सिस्टम एम्ड टू स्ट्रेंथन द शोगनेट पावर वाइल कीपिंग द फ्यूडल सिस्टम इन प्लेस। अब शोगनेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शोगनेट, द टोकुगावा शोगनेट वाज द मेन अथॉरिटी वाइल द शोगुन एज अ मिलिट्री लीडर। जो शोगनेट हुआ करता था वो मेन अथॉरिटी हुआ करती थी, यानी पहले शोगुनेट है, फिर उसके बाद शोगुन्स हैं, ठीक है। विद द शोगुन्स एज द मिलिट्री लीडर्स, उनके साथ रहा करते थे मिलिट्री लीडर शोगुन्स। द शोगुन्स हैड सिग्निफिकेंट पावर ओवर मिलिट्री, ये मिलिट्री लीडर हुआ करते थे शोगुन्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट पावर ओवर द मिलिट्री, फाइनेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, वाइल द एम्परर्स इन क्योटो remained a symbolic figurehead with mostly ceremonial duties. इनकी जो एम्परर हुआ करता था क्यूटो में, उनके पास सिर्फ एक ही यही काम था कि सेरेमोनियल ड्यूटीज़ करना, ठीक है। द शोगुन केप्ट द एम्परर्स रोल लिमिटेड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। शोगुन्स था जो उसने एम्परर का काम बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया, सिर्फ पावर को बैलेंस करने का जो काम था वो सिर्फ वो कर, बाकी सब हम देखेंगे। शोगुन से ऐसा कहते थे, शोगुन। अब डायम्योज, डायम्योज बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। जापान was divided into about 250 Hans, that is domains, each ruled by daimyos. अब देखो वही चीज़,
जो एक पीस ऑफ लैंड को कौन रूल करेगा, फ्यूडल लॉर्ड करेगा ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, बस लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं, है ना। फ्यूडल लॉर्ड किसको रूल कर रहा है, हर एक हान को, 250 हान को, है ना। These lords manage their regions, include local laws and taxes, but stay to but had to stay loyal to the shoguns. इनको सब कुछ मैनेज करना होता था, अपने रीजन को मैनेज करना होता था, लॉ और टैक्सेस वगैरह लेने होते थे, लेकिन उनको लॉयल भी रहना पड़ता था शोगन्स के लिए, ठीक है। दे फॉलो अ सिस्टम कॉल्ड शंकीन कोटाई। इन ये फॉलो करते थे एक सिस्टम जो कि होती है शंकीन कोटाई। गाइस जो इसमें जो कुछ ऊपर इंग्लिश में थोड़ा सा फ़नी लगेगा बोलने में, इंग्लिश में जो मात्राएं लगी हुई है ना ऊपर नीचे, जैसे कि ओ पे ये लगी हुई है, डेम्यूज पे ये लगी हुई है, ये लगी हुई है ना। तो मात्राएं ये इंग्लिश की मात्राएं पढ़नी नहीं आती मेरे को, ठीक है। वैसे मैं जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वही कर रहा हूँ। ये संकीन कोटाई है, जिसका मतलब होता है विच रिक्वायर्ड देम टू स्पेंड अल्टरनेट ईयर्स इन द शोगन्स कैपिटल ईडो, जो कि आज टोक्यो है, टू हेल्प द शोगनेट कीप आई ऑन देम, जिससे कि जो शोगनेट उन पे नज़र रख सके, है ना। वोकुफू एडमिनिस्ट्रेशन। द शोगनेट रैन अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कॉल्ड द वोकुफू। शोगनेट एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को चलाते थे, जिसको कि हम बोलते थे वाकोफू, जो कि ईडो पे बेस्ड थी। अब ईडो क्या था, अभी हमने ऊपर देखा था, ईडो क्या है, टोक्यो, आज का टोक्यो। टोक्यो वो वाला टोक्यो नहीं, टोकना वाला टोक्यो नहीं, ये जापान वाला टोक्यो है। इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड, ये जो इनका जो वोकुफू एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को इंक्लूड करता है, वो है हमारे रोजू, समुराई, सिनपिन, फुदाई एंड तोजापा डेमियोस। इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। जो रोजू हुआ करते थे वो सीनियर काउंसिलर्स हुआ करते थे, जो कि शोगन को गवर्न करने में मदद किया करते थे, ठीक। अब शोगन कौन हुआ करते हैं, मिलिट्री लीडर्स। समुराई कौन होता है, समुराई क्लास हैंडल्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। समझिए, इतना कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ये जो शिनपान, फुदाई, तोजापा, डैमियोज, ये जो कैटेगरी है डैमियोज की, वो किस पे बेस्ड है, कनेक्शंस पे टू द टोकुगावा फैमिली, बेस्ड ऑन देयर कनेक्शन टू द टोकुगावा फैमिली, विच शिनपान बीइंग रिलेटिव्स, फुदाई लॉन्ग टाइम एलाइज, एंड तोजामा हुआ करते थे, वो होते थे मोर रिसेंट एंड लेस ट्रस्टेड एलाइज, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज हैं बेसिकली। शिनपान वो हुआ करते थे जो उनके रिलेटिव्स हुआ करते थे, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार। फुदाई वो हुआ करते थे जो कि बहुत पुराने दोस्त हैं, ठीक है। आपके स्कूल दोस्त आपके फुदाई हो जाएंगे, और आपके कॉलेज दोस्त आपके तोजामा। भाई ये थोड़ा सा डार्क हो गया था, समझ गए, लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि ये इंडियन लेटेंट शो नहीं है, ये है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जापान, ठीक है। अच्छा, जो हमारे तोजामा हुआ करते थे वो हुआ करते थे, जैसे कॉलेज के दोस्त हमारे अभी अभी बने ना, तो वो होते थे लेस ट्रस्टेड एलाइज हुआ करते थे वो, ठीक है। सो जो कोई कॉलेज के नहीं थे, जस्ट वो लेस ट्रस्टेड एलाइज हुआ करते थे, ठीक। ये डायम्यूज के हुआ करते, डायम्यूज के रिलेशंस बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। डायम्यूज, कैटेगरी ऑफ द डायम्यूज बेस्ड ऑन द कनेक्शन ऑफ देयर टोकुगावा फैमिली। अब सोशल हायरार्की एंड द समुराई क्लास। द टोकुगावा पीरियड हैड अ स्ट्रिक्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर नोन एज शिनको कोशा। जो टोकुगावा पीरियड है एक स्ट्रिक्ट सोशल स्ट्रक्चर था इस टाइम, जिसको कि हम बोला करते हैं शिनो कोशा। डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस, 4 मेन क्लासेस में ये डिवाइडेड है। पहला था समुराई, बुशी भी बोला करते हैं इनको। समुराई वर्स एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। समुराई टॉप पे रहा करते थे, 1 पे, ठीक है, 1 पे समुराई, याद रखना। सर्विंग एज, वो क्या सर्व करते थे, क्या करते थे, वॉरियर्स थे, योद्धा थे और ब्यूरोक्रेट्स थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द बुशिदो कोड विच स्ट्रेस लॉयल्टी एंड ऑनर। जो कि किस पे स्ट्रेस डालता है, लॉयल रहना चाहिए हो आप, लॉयल होने चाहिए और ऑनरेबल होने चाहिए। द समुराई क्लास इंक्लूड, जो समुराई क्लास है वो क्या क्या इंक्लूड करती है, शोगन समुराई, दोज हु सर्व डायरेक्टली अंडर द शोगन, जो कि शोगन के अंडर डायरेक्टली
सर्व करते हैं, वो शोगुन को डायरेक्टली सर्व करते हैं। डाइम्यूज समुराई ये कौन वो होते हैं? समुराई वर्किंग फॉर द डाइम्यूज इन वेरियस रोल्स, वो समुराई जो कि काम करते हैं डाइम्यूज के लिए अलग अलग रूल्स के लिए, ठीक है, अपने अपने वक्त अनुसार जो भी करते हो। रोनिन, रोनिन क्या होता है? समुराई विदाउट अ लॉर्ड ऑफन स्ट्रगलिंग फॉर वर्क, ये समुराई होता है बिना किसी लॉर्ड के, ठीक है, और ये अक्सर स्ट्रगल करता है काम के लिए, जिनको काम नहीं मिलता बेचारों को। देखो ऊपर वाले में भी इतने 3-4 लोग हैं, 3-4 वो अलग अलग क्लासेस हैं। पीजेंट जिसको बोला करते हैं हम हायाकुशो, मोस्ट पीपल वर पीजेंट, ज़्यादातर लोग थे वो पीजेंट हुआ करते थे। हु ग्रू फूड एंड गुड्स फॉर द इकोनॉमी, जो कि पीजेंट्स क्या पीजेंट्स का क्या काम रहता है? फूड को उगाना और इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करना, फूड्स एंड ग्रू फूड एंड गुड्स फॉर द इकोनॉमी। दे वर टाइड टू द लैंड एंड हैड टू पे टैक्सेस, और इनको टैक्सेस पे करने होते थे ऑफन इन राइस। वो कैसे टैक्स पे करने होते थे? चावल देके। अरे वाह गजब। पीजेंट्स अपराइजिंग्स हैपन व्हेन टैक्सेस बिकेम टू हैवी, ये पीजेंट्स अपराइजिंग जब ज़्यादा बढ़ गई, तब ज़्यादा बढ़ गई, जब नहीं, जब पहले आएगा तब पहले आएगा, पहले मैं ये सोचता हूँ, रुक जाओ, हाँ अब सोच लिया मैंने। पीजेंट्स अपराइजिंग तब ज़्यादा बढ़ गई जब, हाँ, जब वहाँ पे हैवी टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। आर्टिसंस, आर्टिसंस को बोला करते थे कॉमन। आर्टिसंस वर स्किल्ड वर्कर्स इन क्राफ्ट्स लाइक कारपेंट्री एंड पोट्री। आर्टिसंस स्किल्ड वर्कर्स हुआ करते थे क्राफ्ट्स में। आर्टिसंस का काम क्या होता है? क्राफ्ट करना, कारपेंट्री, पोइट्री, पोट्री में ये काम रहता है, ठीक है, नॉट पोइट्री, इट्स पोट्री। दे लिव्ड इन टाउन्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी, ये टाउन्स में रहा करते थे और कंट्रीब्यूट करते थे इकोनॉमी में, बट रैंक्ड बिलो पीजेंट्स इन सोशल ऑर्डर, लेकिन फिर भी ये पीजेंट्स के बाद आया करते थे। इसके बाद आते हैं फोर्थ पे मर्चेंट, जिनको बोलते हैं शोनिन। शोनिन मर्चेंट्स वर एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, मर्चेंट सबसे बॉटम में थे हायरार्की में। इवन दो सम वर वेल्दी, हालांकि कुछ लोग वेल्दी भी थे। दे ट्रेडेड गुड्स बट वर नॉट हेल्ड इन हाई रिगार्ड्स कंपेयर टू समुराई, अमीर होने के बाद भी ज़्यादा वो अपने आप को ऊपर नहीं दिखा सकते थे। हाउएवर एज द इकोनॉमी ग्रू, मर्चेंट्स गेन मोर इन्फ्लुएंस स्पेशली इन सिटीज़ लाइक ईडो, ओसाका एंड क्यूटो, ठीक है। हायरार्की सिस्टम कैसा है? समुराई है पहले, समुराई, फिर पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स को क्या बोलते हैं? हायकुशो, हाँ जी हायकुशो ही बोलते हैं। पीजेंट्स हैं, हायकुशो जो कि वो होते हैं, हायकुशो जिनको बोलते हैं। फिर उसके बाद आर्टिस्ट्स हैं, आर्टिसंस, इसके बाद हमारे मर्चेंट्स हैं। अच्छा जी, एक बार हम जापानीज़ की लैंग्वेज में लिखते हैं यहाँ पे। पहले आते हैं बुशी, उसके बाद आता है हमारा उस्त्रो को, हाई कुश को, तो ओके तो देन को कम दिखता हूँ कॉमेन, देन शोनिन, इट्स शोनिन राइट, हाँ जी। ये हमारे 4 हायरार्की हो जाते हैं। HYO यहाँ पे लिखा हुआ है, HYA सॉरी, इट्स HYA KUSHO, ठीक है। ये हमारे जापानीज में हो जाएगा, हमारा ये इंडिया में हो जाएगा ये वाला, ठीक है। रोल ऑफ समुराई क्लास, वाइल समुराई वर द एलाइट्स, जो समुराई हुआ करते थे एलाइट हुआ करते थे, देयर रोल्स चेंज ड्यूरिंग द पीसफुल टोकुगावा एरा, इनके रोल्स चेंज हुए ड्यूरिंग पीसफुल टोकुगावा एरा के टाइम पे। विद लेस फाइटिंग मैनी बिकेम ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीड ऑफ वॉरियर्स। भाई देखो अब पीसफुल टाइम है तो वहाँ पे लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई कम हो रही थी, इनका काम क्या था समुराई का? वॉरियर्स थे तो वॉरियर्स चेंज हो गए किसमें? ब्यूरोक्रेट्स में, ठीक है। अब दे वर स्टिल एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड ओनर एंड लॉयल्टी, फिर भी ये थोड़ी लॉयल्टी और ओनर रखते थे। हाउएवर मैनी समुराई फेस फाइनेंशियल स्ट्रगल्स
ऐसा नहीं है कि इतना ऊपर फर्स्ट ऊपर हायरार्की में सबसे ऊपर में फिर भी कुछ फेस ना करें, फेस करते थे ये अच्छे से, फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ता था इनको, ठीक है। स्पेशली लेटर इन द पीरियड एज फ्यूअर जॉब्स वर अवेलेबल, कुछ जॉब्स अवेलेबल थी, सम टुक ऑन लोअर पेइंग जॉब्स, कुछ थी लोअर पेइंग जॉब्स, और कुछ ब्यूरोक्रेटिक रोल्स थे, लीडिंग टू द डिससेटिस्फैक्शन विद देयर रैंक्स, ठीक। इसकी समरी जान लेते हैं अभी अब तक हमने जो भी पढ़ा। द तोकुगावा वोकुआन सिस्टम कॉम्बाइंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रूल विद द लोकल फ्यूडल गवर्नेंस। जो हमारा टोकुगावा वोकुआन सिस्टम है वो किस किस से बनाए, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रूल से और लोकल फ्यूडल गवर्नेंस से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रूल से प्लस लोकल फ्यूडल गवर्नेंस है, ठीक है, दो चीज़ से बना है। वाइल द टोकुगावा शोगनेट हेल्ड पावर, जबकि जो टोकुगावा शोगनेट के पास पावर थी, डायम्योज मैनेज देयर डोमेन्स, जो डायम्योज हुआ करते थे वो अपने जो हांस हुआ करते थे उनको ये मैनेज किया करते थे। डायम्योज कौन हुआ करते हैं मेरे को कमेंट में बताओ। द सोशल स्ट्रक्चर प्लेस समुराई एट टॉप, ये जो सोशल स्ट्रक्चर था जिसमें समुराई सबसे टॉप पे थे, बट देयर रोल शिफ्टेड फ्रॉम वेरियस टू ब्यूरोक्रेट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस। Peasants, artisans and merchants each had their place in society, with samurai facing economic challenges in the era of progress, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड द डेक्लाइन ऑफ टोकुगावा शोगनेट, अब इकोनॉमिक चैलेंजेस कुछ कुछ आ रहे हैं वहाँ पे, और डेक्लाइन हो रहा है किसका, डेक्लाइन देखने को मिल रहा है हमारा टोकुगावा शोगनेट का। द टोकुगावा शोगनेट विच रूल्ड जापान ओवर 250 ईयर्स, टोकुगावा शोगनेट जिसने कि जापान को ओवर 225 कह रहा हूँ 2500 नहीं 250 ईयर, भाई आपको सामने लिख रहा है, बस मैं दिख रहा था कि आप सो रहे हो फिर जग रहे हो, वरना मुझे तो पता ही है, थोड़ा दिमाग खुलवाना ज़रूरी है आप लोगों का। सो रहे होगे मुझे पता है, जमाई आ रही होगी, क्योंकि अभी इस ईयर आपको काम आएगा सिर्फ इसी सेमेस्टर, फिर अगले सेमेस्टर में चाइना अभी तक कोई काम आया तुम्हारा। क्रिएटेड अ स्टेबल एंड पीसफुल सोसाइटी, इसने 250 साल तक रूल किया जापान पे, और वहाँ पे स्टेबल पीसफुल सोसाइटी को क्रिएट किया। हालांकि बाय द 1890 सेंचुरी इट फेस सेवरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लेकिन उसके 1890 सेंचुरी में इनको बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कंट्रीब्यूट टू द डेक्लाइन, जिससे कि इनका डेक्लाइन इनके नज़दीक आ गया बहुत ज़्यादा। नाउ बेसिकली मैं ये क्या था ना, पैसे की तंगी आ गई तो भाई डेक्लाइन होगा। पैसों के लिए तो, बिना पैसों के तो गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलती है ना, और बिना पैसे के तो दोस्ती भी नहीं होती, गर्लफ्रेंड तो बहुत बड़ी बात कर दी। कुछ कुछ दोस्त तो ऐसे भी होते हैं जो पैसे लेके चले जाते हैं, दोस्त बोलेंगे उनको, कर्जदार बोलेंगे उनको। दोस्त ऐसे वाला वो नहीं चल रहा, वो इंस्टाग्राम पे कमेंट आता है दोस्त नहीं कर्जदार, टिक। वो बिना पैसे को कुछ नहीं है आज ज़िंदगी में, आज की ज़िंदगी में बिना पैसे को कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो आप मिले तो आप उसके साथ फ़ोटो ना खिंचवाओ स्टिल, जब तक वो बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पैसा ना कमा रहा हो, ठीक है। जब भी जा सकते हो उसके पास, क्योंकि आपको किसी वो होता है ना, एक अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए इसके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे तो कहेंगे ओ भाई, सब लोग सोचेंगे इसकी कितनी बड़ी बड़ी बनती है, ये सब कुछ है ना। तो सिर्फ ये कोई बात थी कि पैसों से रिलेटेड, जब पैसे की तंगी आएगी किसी किंगडम में या फिर एम्पायर में, तो उसका डेक्लाइन निश्चित होना ही है। अब एग्रीकल्चर इश्यूज़ क्या हो रहे थे वहाँ पे, स्लो ग्रोथ इन फार्मिंग। अर्ली इन द टोकुगावा पीरियड फार्मिंग इम्प्रूव ड्यू टू बेटर इरीगेशन एंड क्रॉप रोटेशन। देखो अर्ली टोकुगावा पीरियड में फार्मिंग सुधरी, उसकी कंडीशन तो सुधरी क्योंकि इरीगेशन आया वहाँ पे, क्रॉप रोटेशन वहाँ पे प्रॉपर हो रहा होने लगा। बट लेटर बाद में क्या हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ स्लो डाउन, जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो धीमी पड़ गई एज द पॉपुलेशन ग्रू, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी जा रही थी, और पॉपुलेशन बढ़ रही तो रहने की जगह चाहिए तो भाई वहाँ पे घर बनेंगे, जो फार्म लैंड है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं,
फार्मलैंड पे घर बना रहे हैं. रूलर्स या रूरल एरिया स्ट्रगल विथ लैंड. जो रूरल एरिया वो वहाँ पे लैंड की दिक्कत हो रही है. स्कारसिटी, लैंड स्कारसिटी लीडिंग टू लेस प्रोडक्टिव फार्म्स. वहाँ पे फार्म ही नहीं है तो खेती कहाँ पे करोगे, छत पे. हैवी टैक्सेस. शोगनेट रिलाइड ऑन टैक्सेस फ्रॉम लैंड. जो शोगनेट हुआ करता था वो किस पे डिपेंड रहता था, टैक्सेस पे, जो कि लैंड से मिला करता था यूजुअली. और वो टैक्सेस थे और वो किस में दिया करते थे, चावल. यानी बिहारी को तो मज़े आ गए हैं. अच्छा. हाई टैक्सेस प्लेस्ड अ हैवी बर्डन ऑन पीजेंट्स. जो जो पीजेंट्स हुआ करते थे उन पे बहुत बर्डन था भाई, उनको टैक्सेस ज़्यादा देने होते थे. स्पेशली ड्यूरिंग पुअर हार्वेस्ट. स्पेशली ज़्यादा कब उनको ज़्यादा लगते थे, क्योंकि कभी हार्वेस्ट ही नहीं हुआ. हार्वेस्ट 50 हुआ है, आप मांग रहे हो 70, कैसे दे देंगे बताओ भला. तो ये उनके लिए बर्डन हो जाता था. कैसे, कहाँ से दें, कहाँ से. विच कुड लीड टू फेमाइन एंड अनरेस्ट. जो कि भुखमरी फैला देता था, खाना ही नहीं हो पा रहा कहीं. ठीक है. एग्जाम्पल, बैड हार्वेस्ट इन द अर्ली 90th सेंचुरी वर्सन द कंडीशन ऑफ द फार्मर. फॉर द फार्मर्स, ये जो कंडीशन सारी ख़राब हो गई थी हार्वेस्ट में अर्ली 90th सेंचुरी में, उसने और बुरी हालत कर दी फार्मर्स की. कॉम्प्लिकेटेड लैंड ओनरशिप. बहुत ज़्यादा लैंड ओनरशिप में कॉम्प्लिकेशंस थी. द फ्यूडल लैंडलॉर्डिंग सिस्टम वॉज कॉम्प्लेक्स. जो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, फ्यूडल लैंडलॉर्ड का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था. जहाँ पे जब जो डायमियोज, जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते हैं, वो उनके पास हुआ करती थी लार्ज एरियाज. मच ऑफ द लैंड वॉज मैनेज्ड बाय अदर. उनके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन जो भी ज़मीन थोड़ी बहुत हुआ करती थी, मच ऑफ द लैंड जो कि कुछ और कोई लोगों से मैनेज किया करता था उसको. एंड डिवाइडेड अमंग स्मॉल फार्मर्स. और डिवाइडेड थी छोटी जगह, छोटे फार्मर्स के अंडर में. दिस मेड इट हार्ड टू मैनेज लैंड इफेक्टिवली एंड स्लोड एग्रीकल्चर प्रोग्रेस. जिसने कि एग्रीकल्चर के जो प्रोग्रेस को थोड़ा धीमा कर दिया. फाइनेंशियल स्ट्रगल. अब पैसों से तंगी कैसे आ रही थी. समुराई डेप्थ. द शोगनेट स्ट्रगल फाइनेंशियली ड्यू टू राइजिंग मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. क्योंकि जो मिलिट्री वाले लोग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, उनको कॉस्ट उनको ज़्यादा पे करना होता था, तो उनको कॉस्ट एफिशिएंट बन गए वो लोग. ऑल्दो समुराई हैड हेल्ड अ हाई सोशल स्टेटस, मैनी फेस्ड पॉवर्टी बिकॉज ऑफ देयर सैलरीज. अब देखो क्या है, समुराई एक हाई स्टेटस रखता है, हाई सोशल स्टेटस रखता है. सबसे ऊपर यही आता है ना, बुशी है ना. मैनी कुछ उनमें से फेस करते हैं पॉवर्टी. क्यों करते हैं, क्योंकि सैलरी उनको कम पड़ रही है, राइज देने पड़ रहे हैं. डिड नॉट कीप पीस विद इन्फ्लेशन. दिस लेड मैनी समुराई इनटू डेब्ट, कर्ज एंड डिपेंडेंस ऑन वेल्दी मर्चेंट्स. सबसे ऊपर होने के बाद भी सबसे नीचे वालों से मदद लिया करते थे. गजब. डायमियो डेप्थ. क्या था ये. द डायमियो ऑल्सो फेस फाइनेंशियल इशूज. जो डायमियो हुआ करते थे उनको भी फाइनेंशियल इशू फेस करना होता था, स्पेशली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टोकुगावा एरा. दे वर ऑफन इन डेप्थ फ्रॉम मेंटेनिंग देयर कैसल्स. मिलिट्री फोर्सेस, दे वर ऑफन डेप्थ फ्रॉम मेंटेनिंग देयर कैसल्स. जो बड़े बड़े कैसल्स बनवाते थे मिलिट्री फोर्सेस. मैनी हैड सेल लैंड्स एंड बोरो मनी फ्रॉम मर्चेंट्स. कुछ तो अपनी लैंड को बेच दिया करते थे या फिर मनी लिया करते थे मर्चेंट्स से. यानी ऊपर वाले सारे नीचे वाले भी डिपेंड है. यहाँ पे सब कुछ ही उल्टा चल रहा है यहाँ से. तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इंक्रीजिंग द मर्चेंट पावर, जिसने कि मर्चेंट की पावर को इंक्रीज बढ़ा दिया. पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड एक्सटर्नल प्रेशर. बाय द 19th century, it is the 19th century, the Tokugawa shogunate faced growing challenges. यहाँ से इन लोगों को टोकुगावा शोगनेट को फेस करने पड़ रहे थे चैलेंजेस, फ्रॉम इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी. अब एंटी वो कोफू मूवमेंट क्या थी. समुराई डिस्कंटेंट. जो समुराई हुआ करते थे उनको डिस्कंटेंट फेस करनी पड़ी. मैनी समुराई बिकन अनहैप्पी with the shogunate due to financial struggle and began to push for reform and change. अब जो समुराई थे वो नाखुश थे क्योंकि जो शोगनेट था
उसको फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ता था, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया उनको बोलना कि भैया हमें हमें नहीं पता, हमें चेंज चाहिए, हमें रिफॉर्म चाहिए। पीजेंट्स रिवॉल्ट देखें तो पीजेंट्स ऑल्सो रिबेल्ड अगेंस्ट हैवी टैक्सेशन। जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो भी दंगे कर दिया करते थे, रिबेल कर दिया करते थे, भाई हमें हैवी टैक्सेशन क्या है, ये पुअर हार्वेस्ट हो रहा है, आप ज़्यादा मांग रहे हो, भैया थोड़े से आप हो क्या, ये थोड़े बोलते थे ऐसे तरीके से। नोटेबल अपराइजिंग्स इंक्लूड द ओशियो हेहारकिरो रेबेलियन इन 1837, प्रोनाउंसिएशन देख लेना क्या है, हेहारकिरो या फिर किरो, वेयर अ समुराई लेड अ रिवॉल्ट फॉर रिफॉर्म, जहाँ पे कि समुराई ने एक रिफॉर्म को स्टार्ट करा, सॉरी रिवॉल्ट को स्टार्ट किया, किसके लिए, रिफॉर्म के लिए, समुराई ने रिफॉर्म के लिए रिवॉल्ट किया। अदर प्रोटेस्ट इरप्टेड ओवर राइजिंग लिविंग कॉस्ट, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, आइडियाज लाइक सुनोजॉय रिवेरे द एम्परर एक्सपेल द बारबेरियंस गेन पॉपुलैरिटी, ये कुछ आइडिया था जिसको कि पॉपुलैरिटी मिली। कॉलिंग फॉर अ रिटर्न ऑफ इम्पीरियल रूल एंड पुशिंग अगेंस्ट फॉरेन इन्फ्लुएंस, इसका क्या था मतलब, इसने बोला था कि इम्पीरियल रूल को वापस लाओ और इसको हटाओ, फॉरेन इन्फ्लुएंस आ रहा है उसको हटाओ। दीज आइडियाज फ्यूल्ड रिसेंटमेंट टूवर्ड्स द शोगनेट, जिसने कि एक जो रिसेंटमेंट थी, घी में आग में घी डालने वाली काम करा है ना। वेस्टर्न इंट्रूशन एंड अनइक्वल ट्रीटीज ओपनिंग जापान इन 1853, Commodore Matthew Perry from the United States pressures Japan to open for trade, इन्होंने प्रेशर डाला जापान पे कि ट्रेड को ओपन रखो। द शोगनेट साइन द कनागावा ट्रिटी इन 1854, एक साल बाद इन्होंने ट्रिटी साइन कर दिया, रेवा, अलाउइंग अमेरिकन शिप टू डोक, विच मार्क द स्टार्ट ऑफ द फॉरेन इन्फ्लुएंस इन जापान। जो शोगनेट था उन्होंने साइन कर दिया ये ट्रिटी, कनागावा ट्रिटी इन 1854, जिसने कि अमेरिकन शिप को अलाउ कर दिया, भाई आ सकते हो जापान में। यहाँ से दिखता है कि अब फॉरेन इन्फ्लुएंस पढ़ने स्टार्ट हो गया जापान में। अनइक्वल ट्रिटीज़ इन, हमने चाइना पढ़ा था, अनइक्वल ट्रिटीज इन जापान पढ़ रहे हैं। जापान साइंड सेवरल अनइक्वल ट्रिटीज़ विद वेस्टर्न कंट्रीज़, जापान ने, जैसे चाइना ने कुछ अनइक्वल ट्रिटीज़ करी थी ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, है ना, वैसे ही अनइक्वल ट्रिटीज़ जापान ने भी की थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, ग्रांटिंग दम स्पेशल राइट्स इन फेवरिंग फॉरेन गुड्स। उन्होंने बोला कि भाई उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को, और फॉरेन गुड्स को ज़्यादा बढ़ावा दो, क्योंकि वेस्टर्न गुड्स बहुत अच्छे हैं, आप अपनी कंट्री में बनाओ, हम भेज रहे हैं, उसके बदले हमें क्या चाहिए, पता है सबको क्या चाहिए। These treaties were seen as humiliating and increased resentment towards the shogunate for failing to protect Japan's sovereignty. अब ये चीज़ जो ट्रीटी हो रही थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि कोई इसको फेस नहीं करना चाहता था, और इसको सब निंदा कर रहे थे इस चीज़ की, है ना, और इसने रिसेंटमेंट बढ़ा दिया, मतलब कि जो पीस थी ना उसको अनपीस कर दिया, अनपीसफुल इन्वायरमेंट बना दिया, सारे सराउंडिंग बना दी, सारे शोगनेट के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम जापान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, कैसे हो राजा तुम यहाँ के, कैसे लीडर हो तुम यहाँ के, हैं बताओ। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न पावर हाईलाइटेड जापान्स मिलिट्री वीकनेस। अब जो प्रेजेंस थी वेस्टर्न पावर, वेस्टर्न आप सभी को पता है ईस्ट वेस्ट के कंपेयर में थोड़ा वीक रहता है, वेस्ट पावरफुल रहता है और ईस्ट कमज़ोर होता है, नॉर्थ पावरफुल होता है, वेस्ट साउथ वीक होता है। ठीक है, आपने सुना होगा ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ रिच कंट्रीज, ग्लोबल साउथ पुअर कंट्रीज, वेस्ट कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं और ईस्ट कंट्रीज एज़ कम्पेयर टू वेस्ट डेवलप नहीं होती हैं। ठीक है, अब भैया वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास पावर अच्छी खासी थी, लेकिन ये देखते हैं जापान के पास उनकी मिलिट्री, उनको देख के वो खुद को वीक फील कर रहे थे। अब आपके सामने आप कितने भी मोटे हो, आपसे भी मोटा है, फिर आपसे भी ताकतवर इंसान आया तो आप वीक फील करोगे नहीं करोगे, वैसे ही फील करने लग रहे थे। ठीक है, क्या होगा, रिलेटेबल कंटेंट बनाता हूँ मैं कुछ।
अच्छा, एनीवेज अब आता है इंटेलेक्चुअल एंड सोशल मूवमेंट। इस पीरियड के दौरान कुछ इंटेलेक्चुअल और सोशल मूवमेंट भी इमर्ज हुई जिसने कि इन्फ्लुएंस करा फॉल ऑफ द टोकुगावा रजीम पर। ठीक है, इवेंचुअल फॉल ऑफ द टोकुगावा रजीम। कोकू, क्या है ये, कोकुगाकू एंड रंगाकू। उफ, क्या ही बोलना पड़ रहा है, बोलना नहीं लिखना भी पड़ेगा हमें एग्जाम्स में, ठीक है, तो अभी से याद कर लो तो फ़ायदा ही मंद है। कोकुगाकू नेशनल लर्निंग, कोकुगाकू नेशनल लर्निंग, बोलो मेरे साथ, कोकुगाकू, राइम बनानी है, कोकुगाकू, 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 ठीक है। क्या था, अरे वाह, कोकुगाकू सही बोला आपने। जिसका मतलब होता है नेशनल लर्निंग। द मूवमेंट फोकस्ड ऑन स्टडिंग जापान्स ओन कल्चर एंड हिस्ट्री। ये मूवमेंट फोकस करती है जापान की खुद की कल्चर और हिस्ट्री को पढ़ाने में। प्रमोटिंग अ रिटर्न टू ट्रेडिशनल वैल्यू एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद द एम्परर। ये प्रमोट करती है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उनको वापस लाना, और दिखाती है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एम्परर के साथ। स्कॉलर जैसे थे मटोरी नोरिनागा, मटोरी नोरिनागा एम्फेसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द जापानीज आइडेंटिटी। रंगाकू जो कि डच लर्निंग बोलते हैं जिसको, दिस इन्वॉल्व स्टडिंग वेस्टर्न नॉलेज थ्रू डच सोर्सेज। वेस्टर्न नॉलेज को लेंगे थ्रू डच सोर्सेज, विच वर द ओनली यूरोपियन अलाउड इन जापान। जो कि सिर्फ एक ऐसा यूरोपियंस था जो कि अलाउड था जापान में। Scholars learn about Western sciences and military techniques, fostering in technologia, progress and reformist ideas. कुछ स्कॉलर्स वेस्टर्न साइंस से कुछ सीखते हैं, मिलिट्री टेक्निक सीखते हैं जो कि फोर्स प्रमोट करती है टेक्नोलॉजिया को, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को और रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ को। क्या पता नहीं आजकल इतना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते क्या मतलब उसको टेक्नोलॉजी ही पढ़ रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजिया। रिवॉल्ट, अब रिवॉल्ट क्या क्या, समुराई रिवॉल्ट हुआ है। डिसकंटेंट समुराई लेड मैनी अपराइजिंग्स अगेंस्ट टोकुगावा गवर्नमेंट, मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक हार्डशिप एंड द डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल चेंज। अब जो डिसकंटेंट हो रहा था समुराई के बीच में, तो उसने बहुत सी अपराइजिंग्स आई अगेंस्ट टोकुगावा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसने कि मोटिवेट किया भाई इकोनॉमिक हार्डशिप एंड डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल चेंज। बोले बस भाई माफ़ कर दो, हमारे पॉलिटिकल चेंज कर दो, सारा कुछ पॉलिटिकल जो भी है पॉलिटिकली डिज़ायर चेंज चाहते थे, वो पॉलिटिकल चेंज हो जाए सब कुछ। पीजेंट्स रिवॉल्ट, पीजेंट्स ऑल रिवॉल्ट ड्यू टू हाई टैक्सेस की वजह से रिवॉल्ट किया, लोकल करप्शन की वजह से रिवॉल्ट किया, स्पेशली ड्यूरिंग जब भुखमरी होती थी, फेमाइंस हुआ करती थी, है ना, खाने की तंगी। लाइक टेकाइडो एंड चोशू became centers of resistance, contributing to the dissatisfaction that led to the Meiji Restoration. अब मेजी रिस्टोरेशन आता है, समरी देखेंगे पहले इसकी पूरी समरी। Tokugawa shogunate, initially successful in maintaining peace, faced economic difficulties due to agricultural issues and financial strains on the samurai class. Externally, pressures from Western powers and unequal treaties increased political challenges. Domestically, rising Bakufu movement and intellectual currents like Kokugaku and Rangaku questioned the existing orders. These internal and external tension ultimately led to the fall of the Tokugawa regime and the restoration of the imperial rule in 1868. Now हम आते हैं मेजी रिस्टोरेशन पे, नेचर एंड द सिग्निफिकेंस, अर्ली मेजी रिफॉर्म्स। नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजी रिस्टोरेशन। मेजी रिस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जापान की हिस्ट्री में, जो कि कब आता है, ये 1868 में है ना। इसने एंड किया था 250 साल का फ्यूडल रूल बाय द टोकुगावा शोगुनेट, समझ रहे हो। रिस्टोर पावर टू द एम्परर, एम्परर के पास पावर वापस आ गई, बोलते हैं उसको मेजी, एम्परर मीजी, ठीक।
दिस चेंज वॉज इम्पोर्टेंट फॉर जापान्स मॉडर्नाइजेशन एंड हेल्प इट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पहले सब्सक्राइब करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपके 22 में से 0 मार्क्स आए, मैं तो कहूँ। और सब्सक्राइब करो, 22 में से 22, या फिर जो सब्सक्राइब ना करे वो फेल हो जाए। मेरी ब्लेसिंग है आपके साथ, ठीक है। और जो सब्सक्राइब कर दे वो टॉप करेगा, वो बहुत अच्छे नंबर लाएगा, लाइक मेरी ब्लेसिंग है उसके साथ भी, ठीक है। अरे जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके साथ मेरी ब्लेसिंग क्यों होंगी? उनके तो ER आएगा, है ना। एनीवेज, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो तैयार रहे अपने रिजल्ट के लिए, और जिसने सब्सक्राइब करा है वो भी तैयार हैं टॉप करने के लिए। अच्छा, वेरी गुड, कर दिया आप सभी ने, अभी कर दिया आपने, अरे गजब। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे बात कर सकते हो। ये जो चेंजेस आ रहे थे इम्पोर्टेंट है जापान की मॉडर्नाइजेशन में, और उसने हेल्प करी जापान को सिग्निफिकेंट वर्ल्ड पावर बनने में। कब? अर्ली 20th सेंचुरी में। वी विल लुक एट हाउ द टोकुगावा शोगनेट वाज ओवरथ्रोन, उनको कैसे फेंका गया, द रिटर्न ऑफ द इम्पीरियल रूल, कैसे इम्पीरियल रूल आया, एंड की पीपल एंड आइडियाज़ डेट कंट्रीब्यूटेड टू जापान्स ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी ये क्या है टोकुगावा शोगनेट, क्या है ये मेजी रजिस्ट्रेशन जिसमें कि किंग वापस, एम्परर वापस आ रहा है। अच्छा, मैं बताता हूँ। टोकुगावा जो सिस्टम था ना, टोकुगावा शोगनेट बेसिकली इसमें रूल कौन करता था, इसको खुद लिखना। रूल कौन करता था? एक मिलिट्री लीडर्स, जो कि हुआ करता है शोगन, ठीक है। इसके अलावा व्हाट वाज इट लाइक, इसमें क्या था? इसमें जापान था, क्लोज्ड था वर्ल्ड के लिए, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या था? स्टेबिलिटी। इसका मेन फोकस ये रहा, कीपिंग पीस एंड स्टेबिलिटी ओवर 250 ईयर, 250 साल तक के लिए, है ना। पीस। इसके अलावा कल्चर्स का था, ट्रेडिशनल आर्ट एंड कस्टम्स वर इम्पोर्टेंट, ट्रेडिशनल आर्ट और कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हम देखें मेजी रिस्टोरेशन। इसमें क्या था? किंग के पास जो एम्परर के पास आ गई रिगेन पावर, एम्परर रिगेन द पावर, एम्परर आ गए इसमें दोबारा से, ठीक है। हम कहाँ से पढ़ रहे हैं ये स्टोरी? हम यहाँ से टोकुगावा से पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी एम्परर हुआ करता था। व्हाट वाज इट लाइक, जापान ओपन हो गया थोड़ा, जापान ओपन अप टू द वर्ल्ड एंड एम्ब्रेस्ड वेस्टर्न आइडियाज़, ठीक है। वेस्टर्न आइडियाज़ को लेने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। व्हाट वाज द मेन फोकस? रैपिड मॉडर्नाइजेशन एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन। व्हाट मतलब, देखो पहले क्या था इसका, मॉडर्नाइजेशन करना चाहता था, ठीक है। इसके अलावा इसके चेंजेस क्या रहे? जापान ट्रांसफॉर्म इनटू पावरफुल कंट्री विद मॉडर्न मिलिट्री एंड इकोनॉमी, ठीक है। डन। चलो आता हमने मेन PDF पे, कहाँ पे थे हम यहाँ पे? आई थिंक इनकम इट बिकेम अ सिग्निफिकेंट वर्ल्ड पावर बाय द अर्ली 20th सेंचुरी। वी विल लुक हाउ ये सब कुछ ओवरथ्रो किया उसने, इम्पीरियल पावर वापस आई। अच्छा, ओवरथ्रो ऑफ द टोकुगावा शोगनेट बाय द मिड 19th सेंचुरी में टोकुगावा शोगनेट वाज लूजिंग पावर ड्यू टू सेवरल चैलेंजेस, जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हो रहे थे, पॉलिटिकल वीकनेस हो रही थी। कहाँ पे? टोकुगावा शोगनेट की, जैसे हमने पढ़ लिया। एंटी वोकुफू मूवमेंट, जैसे कि ग्रोइंग डिसकंटेंट लीड मूवमेंट अगेंस्ट शोगनेट, वेयर समुराई इंटेलेक्चुअल्स एंड मर्चेंट्स कॉल्ड रिस्टोरिंग पावर टू द एम्परर्स। वो चाहते थे कि भाई युद्ध हो रहा था, भाई मूवमेंट क्यों होगी? किसी चीज़ को चेंज करना हो तो जब तो मूवमेंट होती है ना। जब आप धरने करते हो, क्यों धरने करते हो? तुम कुछ चेंज चाहते हो, ठीक है। और वो फॉरेनर्स को बाहर निकालना चाहते थे। सोनो जोई आइडियोलॉजी विच मीन रेवर द एम्परर एक्सपेल द बारबेरियंस। इसका मतलब क्या था कि रिलाई क्राई फॉर दीज ग्रुप्स बिकम अ रिलाइंग क्राई फॉर दिस ग्रुप एंड हेल्प सेट
द स्टेज फॉर द शोगनेट डाउनफॉल। इसके अलावा बोशिन वार हुआ था 1868 में। फाइनल ओवरथ्रो हैपन ड्यूरिंग द बोशिन वार, सिविल वार बिटवीन टोकुगावा लॉयलिस्ट्स एंड द सपोर्टिंग ऑफ द एम्परर्स। एम्परर और टोकुगावा लॉयलिस्ट में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, ठीक है, जहाँ पे कि imperial forces included samurai from domains like Choshu, Satsuma and Tosa defeated the Tokugawa troops. This led to the last Tokugawa shoguns, Tokugawa Yoshinobu stepping down and the fall of the shogunate will, ये मतलब यहाँ से ही हमारा shogunate का fall होने लग गया। अच्छा कहाँ पे थे, सो सॉरी कॉल आ गया था किसी का, जाना पड़ गया। तो restoration of imperial rule, इम्पीरियल रूल का दोबारा रिस्टोर हो रहा है, वो हो रहा सी। द मेजी रिस्टोरेशन रिस्टोर डायरेक्ट रूल बाय द एम्परर। मेजी रिस्टोरेशन में रिस्टोर हुआ डायरेक्ट रूल ऑफ बाय द एम्परर, एंडिंग द सेंचुरीज ऑफ मिलिट्री गवर्नेंस बाय द टोकुगावा। इसमें एम्परर आया, मिलिट्री गवर्नेंस की उसको उठा के ख़त्म कर दिया। की फीचर्स इंक्लूडेड हैं जैसे कि पावर टू द एम्परर, सारी पावर एम्परर को दे दी। आफ्टर द शोगनेट फॉल एम्परर मेजी बिकेम द सेंट्रल फिगर्स इन पॉलिटिक्स, ऑल्दो द मेजी ओलिगार्क्स इन्फ्लुएंशियल समुराई द लीडर्स हेल्ड मच पावर, उनके पास ज़्यादा पावर हुआ करती थी जो समुराई लीडर्स हुआ करते। दे क्लेम्ड टू रिस्टोर द एम्परर्स राइटफुल अथॉरिटी, राइट। सेंट्रलाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन। The new leaders centralized government's control and abolished the feudal system. In 1869, the emperor moved from Kyoto to Edo, renamed जो कि जिसको कि टोक्यो बोलते हैं। एक्चुअली मैं बहुत सोचने लग गया इसको, क्या भाई जस्ट दिमाग में तो होता है लेकिन ज़बान पे कभी कभी आता नहीं है वर्ड। टोक्यो में जो ट्यूको बोल रहा था बहुत देर से, लेकिन टोक्यो, इसको ईडो को चेंज कर दिया, टोक्यो, ईडो एंड टोक्यो। आई थिंक इसके साथ ही नहीं बोल पा रहा, ईडो के साथ टोक्यो। क्यूटो टू ईडो टू, ऐसा है ना 3 लगातार वर्ड्स आने हैं, तो क्यूटो, ईडो, टोक्यो, तो हाँ बोल रहा हूँ। एनीवेज हो गया सही मेरा। मार्किंग शिफ्ट इन पावर, ये दिखाता है पावर शिफ्ट हो रही है। फ्यूडल डोमेन्स वर रिप्लेस विद प्रीफेक्चर्स एंड समुराई क्लास बिगेन टू लॉस देयर प्रिविलेज। जो समुराई क्लास थी उसने अपनी जो प्रिविलेज था वो खोनी स्टार्ट कर दिया क्योंकि वे एम्परर आ रहा है। विद अ न्यू नेशनल आर्मी बीइंग फॉर्म, नई नेशनल आर्मी बनी। वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द मेजी गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग जापान टू कम्पीट विद वेस्टर्न कंट्रीज। अब भाई मेजी गवर्नमेंट ने फोकस किया इन जापान को मॉडर्नाइज करने में, जिससे कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को टक्कर दे सके, कम्पीट कर सके। दे इस्टेब्लिश न्यू एजुकेशन सिस्टम, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने नई हर एक चीज़ नई डाली, जैसे एजुकेशन नया बना दिया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नई बना दी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया है ना, स्पेशली इन द टेक्सटाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा फोकस किया। जापान स्टार्टेड अडॉप्टिंग Western legal systems and industrial practices. Constitutional reforms. One major reforms was the Meiji Constitution in 1889. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से ही थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। एक मेजर रिफॉर्म था, was the Meiji Constitution of in 1889, which created a constitutional monarchy, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और क्या होता है उसको, ऑटोनॉमी मोनार्की बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक बोलते हैं यार, कभी वर्ड टाइम से याद नहीं आता दिमाग में। जैसे देखो एक होता है मोनार्की, होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की ऐसा होता है उसकी जो एब्सोल्यूट पावर होगी वो मोनार्क के पास होगी, एब्सोल्यूट मोनार्की। उस यार शिट अब याद आ गया, देखो एकदम से होता है ना, मुंह से जुबान से निकल जाता है फ्लो में। एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की, होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की के पास एब्सोल्यूट पावर रहती है, पूरी तरीके से पावर उसके पास। अगर वो कहेगा इस बंदे को मारना है तो मारना ही है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर रहता है। मोनार्क एकदम एब्सोल्यूट नहीं रहता, यहाँ पे मोनार्क के ऊपर रहता है कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्क रूल करेगा लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिखा है उसके ही वैसे, ठीक है। वाइल द एम्परर हैड सिग्निफिकेंट पावर, एम्परर के पास बहुत सिग्निफिकेंट पावर थी, इंपॉर्टेंट पावर थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इस्टेब्लिशिंग बिकेमेरल लेजिस्लेचर, द imperial diet, laying the groundwork for the modern state and governed by law. Key figure and ideologies. अब की फिगर क्या है, मतलब कि several important people and ideas played a vital role in the Meiji restoration. की फिगर्स क्या क्या थे हमारे? Emperor Meiji as a symbolic leader of the restoration. Emperor Meiji कुछ symbolic leaders थे restoration के लिए, वो थे Emperor Meiji जिन्होंने की जिनका टाइम पीरियड आता हमारा 1867 से 1912 तक, रिप्रेजेंटेड जापान्स यूनिटी एंड मॉडर्नाइजेशन, जिसने कि रिप्रेजेंट किया जापान की यूनिटी, एकता और उसकी मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को क्या बोलते हैं? नवीकरण, आई डोंट नो, मॉडर्नाइजेशन पे, ठीक है। इवन दो रियल पावर ले विद द मेजी ओलिगार्क्स, Sakamoto Ryoma, samurai from the Tosa domain, he was instrumental in unifying anti-Tokugawa groups and advocates for the constitutional government. ये सपोर्ट करते थे कि यहाँ constitutional government होनी चाहिए। Saigo Takamori, the military leaders from the Satsuma domains, he played a key role in the Boshin War and later became the disillusion with the government, leading to the rebellion in the 1877. Okubo Toshimichi, it's Toshimichi, are leaders from the Satsuma domain, जो कि Satsuma domain से थे, ठीक है। He was, देखिए कुछ हमने domains के नाम पढ़े थे ना ऊपर, याद हो तो। He was a major architect of the restoration and early reforms, advocating for the centralization of power. अब की आइडियोलॉजीज़ क्या क्या थी? की आइडियोलॉजीज़ ये थी, सोनोजोई जो कि रिवर्स द एम्परर एंड एक्सपेल द बारबेरियंस, जो कि दी आइडियोलॉजी बोलती है रिस्टोर पावर करना है, इंपीरियल पावर को रिस्टोर करना है, रिमूव करना है फॉरेन इन्फ्लुएंस को, और हमें अपने एम्परर को सपोर्ट करना है और उन पर ही डिपेंडेंट है। कोकुगाकू नेशनल लर्निंग, जिसमें कि हमने ऊपर देख लिया, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। बावर रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा है तो आप इसको पढ़ लो यहाँ से। सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजी रिस्टोरेशन में क्या होता? फ्यूडलिज्म का एंड हो गया, मॉडर्नाइजेशन ने पेस पकड़ ली, यानी स्पीडली रैपिडली मॉडर्नाइजेशन होने लगा, एक नई आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी निकल के आ रही थी, ठीक है। यू कैन रीड इट आउट द समरी फ्रॉम हेयर, कोई बात नहीं मैं करा ही देता हूँ। द मेजी रिस्टोरेशन वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड एंड ओवरथ्रो द टोकुगावा शोगुनेट एंड रिस्टोर द पावर ऑफ द एम्परर, ठीक है। दिस इवेंट लेड टू द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। भाई एक चीज़ से दूसरी चीज़ आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, बहुत से चेंजेस आएंगे, जिसने कि जापान को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द मॉडर्न स्टेट। की फिगर्स लाइक एम्परस मेजी, सकोमोटो रियोमा, ओकुबो तोशिमिची, अलॉन्ग विद द आइडियोलॉजीज लाइक सोनोजोई वेस्टर्नाइजेशन, जो कि जिसने कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉडर्नाइजेशन, रैपिड मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, द मेजर रिस्टोरेशन मार्क द मेजर चेंज इन जापान, transforming its political administrative system. The Meiji government wanted a centralized power, और चाहते थे फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करना और बिल्ड करना चाहते थे एक मॉडर्न स्टेट, स्ट्रॉन्ग मॉडर्न स्टेट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड न्यू गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एंड ऑफ द शोगुनेट एंड द राइज ऑफ द एम्परर। शोगुनेट ख़त्म हुआ और नया एम्परर आया रिस्टोर होके, ठीक है। रिस्टोर ऐसा नहीं कि रीसेट हो गया था, फिर रीसेट होने के बाद रिस्टोर करते हैं बैकअप, वो वाला नहीं, दोबारा से एम्परर आता है। पहले एम्परर, फिर शोगुनेट, फिर एम्परर, ऐसे। हमें जो पहले वाली हिस्ट्री पूरे हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़, लेकिन कुछ टाइम पीरियड वहाँ से हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो हम वो वाली हिस्ट्री तक देख रहे हैं ना। द फॉल ऑफ टोकुगावा शोगुनेट सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर अंडर द एम्परर गाइडेड बाय द मेजी ओलिगार्क। द एम्परर प्रीवियसली सिम्बोलिक फिगर बिकम अ सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी बन गया in Japan, while oligarchs like Ito Hirobumi and the Okubo Toshimichi held much of the actual power.
ठीक है। इसके अलावा देखें तो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन 1889 का एज अ की रिफॉर्म वाज क्रिएशन ऑफ द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन इज इन 1899, जिसने कि स्टैब्लिश किया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। सेम चीज़ आ रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है एम्परर को एक इम्पोर्टेंट रोल इंट्रोड्यूस करता है बाइमेरल बिकामेरल लेजिस्लेचर जो कि बोलता है इम्पीरियल डाइट विच हैड टू हाउसेज, द हाउस ऑफ पीयर्स जो कि अपॉइंटेड, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं, और द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि इलेक्ट किए जाते हैं। अपॉइंट और इलेक्टेड में डिफरेंस पता होगा आई होप। द एम्पर रिटेन सिग्निफिकेंट पावर, जो एम्पर के पास कुछ पावर रहती है, सिग्निफिकेंट पावर रहती है, इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर द मिलिट्री। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जो ओल्ड फ्यूडल सिस्टम था उसने को रिप्लेस कर दिया सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ने। द डायमियो जो फ्यूडल लॉ से उसने अपनी पावर खो दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को ऑल लैंड पर कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले ली। जो समराई क्लास थी वो अबॉलिश कर दी गई एज अ पॉलिटिकल फोर्स, और नई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जिसको कि प्रीफेक्चर उसको क्रिएट किया गया। जो गवर्नर थे उनको अपॉइंट किया गया फॉर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट किया गया, यहाँ पे इलेक्टेड नहीं गया, यहाँ पे अपॉइंट लिखा गया है। अब आई होप समझ रहे होगे। नेशनल आर्मी एंड कॉन्स्क्रिप्शन in 1873 the Meiji government introduced a national conscription system, forming a regular army from all social classes instead of relying on the samurai। हर एक सोशल क्लास से आर्मी आएगी, कोई ना कोई मेंबर आएगा। These marked the shift to the modern army using western military techniques was crucial for नेशनल यूनिटी। अभी इसी टाइम चलाना सब। एक्चुअली वीडियो पॉज करनी पड़ जाती है, बाहर मिक्सी कुकर वुकर सब एक टाइम पे चलता जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्ड करना। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, ये शिफ्ट हुआ था मॉडर्न आर्मी में यूजिंग वेस्टर्न मिलिट्री टेक्निक्स, और ये इंपॉर्टेंट था नेशनल यूनिटी के लिए, है ना। अबोलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम एंड द लैंड रिफॉर्म्स, एंड ऑफ द हान सिस्टम 1871 द मेजी गवर्नमेंट अबॉलिश द हान सिस्टम। मेजी गवर्नमेंट आते ही उसने हान सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? हान को अबॉलिश कर दिया गया, विच डिवाइडेड जापान इनटू सेमी इंडिपेंडेंट रीजन्स। जापान वाज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रीफेक्चर्स डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लैंड रिफॉर्म क्या हुआ था? लैंड टैक्स रिफॉर्म 1873 असेस टैक्सेस बेस्ड ऑन लैंड वैल्यू रेदर देन इट्स यील्ड। लैंड वैल्यू पे ज़्यादा करते थे, ना कि जो इतनी उसकी उपज हो रही है उस पर नहीं करते थे। ठीक है, उपज का हो सकता है कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, क्या मतलब इसका। एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, लैंड वॉज reclassified and transferred from daimyos to the state, aiming to create the capitalist agrarian economy with peasants as the landowners। peasant को ही लैंड ओनर बना दिया, और एक एग्रेरियन इकोनॉमी को, जो एग्रीकल्चर को एक कैपिटलिस्ट एग्रेरियन इकोनॉमी बना दिया। पहले फ्यूडल इकोनॉमी थी, अब कैपिटलिस्ट एग्रेरियन इकोनॉमी बन गई है ना। हाउएवर मैनी पीजेंट फेस्ड हैवी टैक्सेशन बर्डन, फिर भी कुछ फेस करते, मतलब सबको तो नहीं कर सकते ना। सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड ब्यूरोक्रेसी, द मेजी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लाइफ, अलाउइंग बेटर कंट्रोल ओवर द पॉलिसीज एंड द पब्लिक वर्क्स। सोशल एंड कल्चरल चेंज कुछ हुए इस मेजर रिस्टोरेशन के दौरान। मेजर रिस्टोरेशन was a time of significant social and cultural change. The government focused on the modernization and the westernization, affecting education, social structure, and the cultural norms. Modernization of the education, adoption of the western practices. वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई। मेजर रिफॉर्म्स, एक मेजर रिफॉर्म ये था कि इस्टेब्लिशिंग नेशनल एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द वेस्टर्न मॉडल्स पे बेस्ड जो भी एजुकेशन थी वो भी स्टार्ट हुई, स्पेशली फ्रॉम द जर्मनी एंड फ्रांस। Imperial Rescript on Education 1890 promoted royalty to the emperor and moral development, laying the groundwork for widespread education in Japan. Compulsory education 1872 the government introduced compulsory elementary education। गवर्नमेंट ने 1872 में बोल दिया कि थोड़ी सी नहीं कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन लेना ज़रूरी है। एलिमेंट्री एजुकेशन लेना कंपलसरी है, मतलब ये ग्रेटली इंक्रीजिंग
लिटरेसी रेट, जिससे कि लिटरेसी रेट बढ़े कंट्री का। इसके अलावा वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस, भैया वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन, तो इन्फ्लुएंस भी होगा वेस्टर्न कल्चर का, है ना। प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिया, चेंजेस इन द स्टेटस एंड द समुराई एंड कॉमनर्स, डिक्लाइन ऑफ समुराई क्लास, समुराई क्लास का डिक्लाइन होने लग गया, इमर्ज नई सोशल क्लास आई। ठीक है, मेजी पीरियड के टाइम पे देखा तो नई क्लास आ रही है, पर्टिकुलरली बुर्जुआ क्लास एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेड जापान्स क्लास स्ट्रक्चर लेस रिजिड थ्रू सम हायरार्की, मतलब बुर्जुआ क्लास आई, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आई इस टाइम। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था जापान में, उसने एक क्लास स्ट्रगल को लेस रिजिड बना दिया, यानी एक होता है रिजिड, एक होता है लेस रिजिड, उसको थोड़ा रिजिड कम बना कर दिया है ना। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ जेंडर रोल्स, सोसाइटी वाज स्टिल लार्जली पेट्रियार्कल, रिफॉर्म्स इम्प्रूव्ड वीमेंस एजुकेशन, रिफॉर्म्स आने के बाद वीमेंस की एजुकेशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ। राइट्स ग्रेजुअली रिडिफाइनिंग वीमेंस रोल एंड सोसाइटी एंड द वर्कफोर्स। इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म देखें तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, रेल रोड एक्सपेंशन, रेल रोड्स का एक्सपेंशन हुआ, टेली कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट और एक्सपेंशन हुआ। एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ बढ़ी यहाँ पे, प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट, जो कि मेजी टाइम में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते थे मेजी गवर्नमेंट एक्टिवली, ठीक है, और जिससे कि सब्सिडीज और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते थे। इनिशियली जो गवर्नमेंट थी मैनेज करती थी मैनी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली बिफोर प्राइवेटाइजिंग देम टू प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट्स, जो कि बोलते हैं जिनको जबेत्सु। जबेत्सु थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, जबेत्सु क्या होता है, मेक श्योर क्या होता है पता हो आपको, है ना। अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जेबेत्सु एंड द कैपिटलिज्म, पावरफुल इंडस्ट्रियल ग्रुप कॉल्ड जेबेत्सु, पावरफुल इंडस्ट्रियल ग्रुप कॉल्ड जेबेत्सु like Mitsubishi and the Mitsui emerged during this period, playing a crucial roles in Japan industrial growth and the becoming influential in both business and politics. बिजनेस और पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल बना है, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रहा है इस मेजी एरा के टाइम में। एग्रीकल्चर रिफॉर्म साइड डेवलपमेंट और लैंड टैक्स रिफॉर्म आए 1873 में। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स पे इसका इम्पैक्ट भी पड़ा, ठीक है। न्यू टैक्स सिस्टम पुट pressure on farmers, many of whom fell into debt because of they had to pay taxes and even crop fail होने के बाद भी टैक्स पे करने होते थे। some lost their land leading to sheer competency. However, this reform eventually stabilized government income and helping farming grow. उस टाइम भी ये होता था, लेकिन मेजी गवर्नमेंट के आने के बाद इसको स्टेबलाइज किया गया और फार्मर्स को हेल्प करी ग्रो करने होने में, है ना। इम्प्रूवमेंट हुई फार्मिंग टेक्निक्स में, जैसे कि वेस्टर्न मेथड को अपनाकर, ठीक है। इरिगेशन एंड रिक्लेमेशन, वेट, अगर वीडियो स्टार्ट है मतलब कि प्ले है, मतलब रिकॉर्ड हो रही है, अच्छा कहाँ पे थे हम। वेस्टर्न मेथड का जो इम्प्रूव कर, मतलब कि जापान वेस्टर्न मेथड को यूज़ करके अपना जो फार्मिंग टेक्निक्स को या फार्मिंग को एडवांस करा था। इरिगेशन और रिक्लेमेशन, इरिगेशन वेस्टर्न इरिगेशन वो यूज़ कर रहा था, ठीक है, वेस्टर्न की जो टेक्निक्स यूज़ करके। कमर्शियल एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट कर दिया। राइस को छोड़ के सिल्क और टी पे भी ज़्यादा फोकस करने लग गया, क्योंकि उसकी डिमांड भी हाई होने लग गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न इंटरप्राइजेस, क्रिएशन ऑफ जेबेत्सु। एक जेबेत्सु कौन होता है, हमने ऊपर देखा कौन होते हैं, एक लार्ज बिजनेस ग्रुप होता है, ठीक है। जेबेत्सु ये पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, देखो दोबारा यहाँ पे इसका जिक्र हो गया। पावरफुल फैमिली रन conglomerates operated in various sectors include manufacturing, banking. Government often helped them with subsidies and contracts. Privatization, late 80s में government privatized many state-run enterprises, allowing Jabeitsu to dominate the country economy. याद रखना जेबेत्सु क्या होता है, की इंडस्ट्री कौन कौन सी, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, ठीक है, शिप बिल्डिंग की थी। विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ जापान मॉडर्नाइज इट्स नेवी एंड, शिप बिल्डिंग समझ रहे हो किसकी होगी, नेवी को स्ट्रॉन्ग बना सकें, जिससे कि है ना माइनिंग एक की इंडस्ट्री थी। फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी देखें तो बैंकिंग रिफॉर्म आए, जैसे कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम अपनाया गया इस गवर्नमेंट के दौरान, ठीक है।
प्राइवेट बैंक्स पे प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उसको लोन दिया बिजनेस के लिए, और इसी के थ्रू हमें जेबेसू का ग्रोथ देखने को मिलता है, उसकी ग्रोथ हो रही है बहुत ज़्यादा। करेंसी एंड ट्रेड, करेंसी स्टेबलाइजेशन देखा गया 1871 के बाद, ठीक है। येन इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, पैक टू द गोल्ड स्टैंडर्ड्स to stabilize the currency and enhance trade, international trade. As Japan industrialized, it expanded its exports, particularly in textile and ships, becoming an important player in global trade. लेबर, पता है आपको एक चीज़ कि इतना जापान अब आज के टाइम में इतना एडवांस्ड है कि अगर कहीं भी अगर अटैक होता है, अगर एक सिटी में अटैक होता है तो उसकी सड़क वड़क टूट जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाती है, तो इस लेवल तक वो एडवांस हो चुका है कि वो एक हफ्ते के अंदर पूरा जैसे पहले था वैसे ही उसको खड़ा कर देगा, लाइक एक हफ्ता, फिर वो दोबारा गिर जाएगा भूकंप आएगा तो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता गिर जाएगा भी नहीं गिर जाएगा, जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ। लेबर एंड वर्क फोर्स चेंज, अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री वर्कर्स, अर्बनाइजेशन हुआ इसमें, फैक्ट्री वर्क स्टार्ट होने लगे, फैक्ट्रीज वहाँ पे आने लगी, वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर, तो लेबर कंडीशन एंड मूवमेंट, वर्किंग कंडीशन जो 14 से 16 घंटे काम कराते थे एक दिन में, जो कि अनसेफ इन्वायरमेंट था, लॉन्ग आवर्स थे। लेबर मूवमेंट हुई वहाँ पे कुछ, ठीक है, जिसने कि ऑल्दो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में तो सप्रेस करी मूवमेंट, लेकिन इस मूवमेंट ने स्ट्रेंथ पा ली 20th सेंचुरी के अर्ली में, स्टार्टिंग में, लीडिंग सम कुछ प्रोटेक्शन मिली इसके बाद भी इन लोगों को, ठीक है। समरी क्या है इसकी, यही है, मीजी एरा वॉज अ टाइम ऑफ मेजर वर्क इकोनॉमिक चेंज फॉर जापान। एग्रीकल्चर रिफॉर्म हेल्प स्टेबलाइज द इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म से उसने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। वाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द पावरफुल जेबेत्सु एंड की इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग, इन सब कुछ, ठीक है। और यही चीज़ कि ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट थे जापान को ट्रांसफॉर्म करने में इनटू मॉडर्न जापान, इंडस्ट्रियलाइज नेशन बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक। आई होप समझ गए होगे, बहुत यूनिट, ये यूनिट बहुत मेहनत से समझाई है, और मुझे पता है कि 100 में से 98% आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और 2% तो आप खुद पढ़ना, जो मैंने स्किप किया है, क्योंकि वही चीज़ रिपीटेड हुई, तो मैंने सोचा कि आप बस ऊपर से इसका आइडिया ले लोगे तो समझ जाओगे, लिख सकते हो खुद, नहीं तो सब कंटेंट आपके सामने ही था। मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो, और आपको पता ही कि जो सब्सक्राइब करेगा उसके साथ मेरी ब्लेसिंग्स हैं, उसके टॉप करेगा, जो नहीं करेगा सब्सक्राइब वो नहीं करेगा टॉप, शायद पास भी ना हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दो।